हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ अंतिश पे। आज का जो क्लास लेक्चर है, हमारा लेक्चर आज का 6 होने वाला है। क्लास 11th अध्याय हमारा है उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इसको हमने आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है ब्रिक क्रियाओं का नियमन। ब्रिक क्रियाओं का नियमन के बारे में आज का इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर से पहले की वीडियो अगर आप सभी नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या आप सभी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ब्रिक क्रियाओं का नियमन। एनसीईआरटी क्या बोलता है? ब्रिक की क्रियाविधि का नियंत्रण और नियमन हाइपोथैलेमस के हार्मोन की पुनर्भरण क्रियाविधि या संनिहित गुच्छ-उपकरण जेजीए और कुछ सीमा तक हृदय के द्वारा होता है। ब्रिक की क्रियाविधि का नियंत्रण और नियमन हाइपोथैलेमस के हार्मोन की पुनर्भरण क्रियाविधि यानी कि संनिहित गुच्छ-उपकरण और जेजीए और कुछ सीमा तक हृदय के द्वारा होता है। शरीर में उपस्थित प्रसारण ग्राह्य रक्त आयतन शरीर में उपस्थित प्रसारण ग्राह्य रक्त आयतन शरीर तरल आयतन और आयनीय सांद्रण में बदलाव द्वारा सक्रिय होती है। शरीर से मूत्र द्वारा जल का अत्यधिक ह्रास या मूत्रलता डायूरेसिस इन ग्राहियों को सक्रिय करता है, जिससे हाइपोथैलेमस प्रतिमूत्रल हार्मोन यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच और न्यूरोहाइपोफाइसिस का वासोप्रेसिन के स्राव के लिए प्रेरित करता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस जो होती है वो वासोप्रेसिन के लिए स्राव प्रेरित करती है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन नलिका की अंतिम भाग में जल का पुनरावसन को सुगम बनाता है और मूत्रलता को रोकता है। शरीर तरल के आयतन में वृद्धि प्रसारण ग्राहियों को निष्क्रिय कर देती है और पुनर्भरण को पूरा करने के लिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन के स्रावन का निरोध करती है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ब्रिक के कार्यों को रक्त वाहिनियों पर संकुचन प्रभाव द्वारा भी प्रभावित करता है। इससे रक्तदाब बढ़ जाता है। रक्तदाब बढ़ जाने से गुच्छ प्रवाह बढ़ जाता है और इससे जीएफआर बढ़ जाता है। जेजीए की जटिल नियमनकारी भूमिका है। गुच्छीय रक्त प्रवाह या गुच्छीय रक्तदाब जीएफआर के गिरावट से जेजी कोशिकाएं सक्रिय होकर रेनिन को मुक्त करती है। रेनिन रक्त में उपस्थित एंजियोटेंसिनोजेंस को एंजियोटेंसिन 1 और बाद में एंजियोटेंसिन द्वितीय में बदल देता है। रेनिन जो होती है रक्त में उपस्थित एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन सेकेंड में बदल देती है। एंजियोटेंसिन द्वितीय एक प्रभावकारी वाहिका संकीर्णक है। एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या चीज़ है जी? तो प्रभावकारी वाहिका संकीर्णक यानी कि वासोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या है? वासोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है, यानी कि प्रभावकारी वाहिका संकीर्णक है जो गुच्छीय रुधिर दाब तथा जीएफआर के बढ़ा देता है। जो वासोकॉन्स्ट्रिक्टर है एंजियोटेंसिन सेकेंड जो होती है वो गुच्छीय रुधिर दाब और जीएफआर को बढ़ा देता है। एंजियोटेंसिन द्वितीय जो होती है अधिवृक्क एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है एंजियोटेंसिन द्वितीय अधिवृक्क वल्कूट को एल्डोस्टेरोन हार्मोन स्रावन के लिए प्रेरित करती है। एंजियोटेंसिन सेकेंड जो होती है अधिवृक्क वल्कूट को एल्डोस्टेरोन हार्मोन स्रावन के लिए प्रेरित करते हैं और एल्डोस्टेरोन के कारण नलिका के दूरस्थ भाग में सोडियम आयन तथा जल का पुनरावशोषण होता है। एल्डोस्टेरोन के ही कारण नलिका में दूरस्थ भाग में सोडियम आयन तथा जल का पुनरावशोषण होता है। इससे भी रक्तदाब तथा जीएफआर में वृद्धि होती है। यह जटिल क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि कहलाती है। हृदय के अलिंदों में अधिक रुधिर के बहाव से अलिंदीय नाइट्रेटिक कारक यानी कि एएनएफ स्रावित होता है। एएनएफ से वाहिका विस्फारण रक्त वाहिकाओं का विस्फारण होता है, जिससे रक्तदाब कम हो जाता है। इस प्रकार से एएनएफ क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि पर नियंत्रण काम करता है। ये हमारा लेक्चर्स यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।